Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss the preposition. It is the most important topic for your upcoming exam for SSC, MTS English. Okay, and it will help you to increase your numbers in your exams. Okay, so don't delay. We will move forward. We will discuss the preposition. Okay. बट इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम प्रीपोजिशन का डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। एक ही बार में पूरी तरह से पूरा डाउट खत्म हो जाएगा, आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक मिनट सब देख लेते हैं, वॉइस सब कुछ क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने उस दिन अपनी पिछली वीडियो में कुछ प्रीपोजिशन का डिस्कस किया था, आज उससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे अब सिंस और फार का प्रयोग। सिंस और फार, पहला क्या है सिंस, सिंस, दूसरा वर्ड हम लेते हैं फार, फार। ओके, हम सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और कहाँ पर फार का प्रयोग करते हैं। ओके, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंस का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? सिंस का जो प्रयोग किया जाता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जबकि फार का प्रयोग टाइम ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ओके, हमने कहा सिंस और फार का प्रयोग कब किया जाता है? सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और जबकि फार का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ये दो चीज बहुत कन्फ्यूजन रहता है अक्सर इनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। ओके, इनका प्रयोग अक्सर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। इनके पीछे काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। आज एक कन्फ्यूजन पूरी तरह से हम खत्म ही कर देने वाले हैं। देखो क्या होता है, सिंस का प्रयोग एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। किसके लिए? एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। सिंस का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सिंस का प्रयोग हम देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम मान लेते, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सी लिव्ड हेयर या सी लिव्स हेयर, सी या ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, ही लिव्स हेयर, लिव्स हेयर। ओके, वह यहाँ पे रहता है, लिव्स हेयर सिंस 2005। ओके, शी लिव्स हेयर 2005 या शी हैज बीन लिविंग हेयर। ओके, ऐसा कर सकते हो आप। अक्सर जो देखते हैं हम सी ही हैज बीन, ओके, he has been living here, sorry, here since 2005। ओके, और एक सेंटेंस यहीं पे और ले लेते हैं, he has been, ओके, he has been living here for 10 years। ओके, दो सेंटेंस यहाँ पे गिवन है। पहला ही हैज बीन लिविंग हेयर, जैसे कि हमने कहा इसका प्रयोग अक्सर मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो इससे यहाँ पे दिया गया है ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। अगर यहाँ पे हमने कहा था कोई टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, कोई सन दिया गया, कोई ईयर दिया गया, कोई दिन का नाम दिया गया, कोई महीने का नाम दिया गया, किसी ईयर का नाम दिया गया, इन सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, सिंस का प्रयोग जो किया जाता है किसके साथ किया जाता है? डे के नाम से किया जाता है। डे यानी कि डे में कोई भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डे हो। मंथ का नाम हो सकता है, मंथ का नाम बोले तो क्या हो सकता है? जैसे जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, किसी के साथ हो सकता है। ओके, डे का नाम, मंथ का नाम। ओके, ईयर का नाम, ईयर के नाम, ईयर मतलब जैसे 2005, 2003, 2004 या 1945, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
इन सब चीज़ों के साथ जो एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम गिवन रहता है उनके साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। यहाँ पे फार 10 ईयर दिया गया है और 10 ईयर एक निश्चित समय नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया कि वह 2005 से लेकर 2015 तक यहाँ पे रहता है, ऐसा निश्चित समय नहीं दिया गया। ये 10 साल कभी भी हो सकता है, 1945, 1800, 1700, 1600, 1500, कभी भी यह 10 साल मतलब 10 साल हो सकता है कभी भी। एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के साथ हमने कहा था कि फार का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं आगे की तरफ। ओके, दूसरा एक देखते हैं क्रॉस और एक क्रॉस में देखते हैं, क्रॉस या थ्रो में देख लेते हैं। ओके, एक क्रॉस, एक क्रॉस और थ्रो, दो वर्ड और लेते हैं। ठीक, एक हमने लिया एक क्रॉस और दूसरा हमने थ्रो लिया। एक क्रॉस मीन्स क्या होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ, इस तरफ से उस तरफ की तरफ, है नी। एक क्रॉस का मतलब क्या होता है, एक तरफ से क्या होता है दूसरी तरफ, और थ्रो मीन्स क्या होता है, किसी वस्तु से होकर गुजरना। क्या होता है, किसी वस्तु से होकर गुजरना। ओके, यहाँ पे एक क्रॉस मीन्स क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ। ओके, और थ्रो मीन्स क्या होता है, गुजरना या से होकर। ओके, एक एग्जाम्पल से माध्यम से इसको भी समझते हैं। जैसे आई स्वयं अक्रॉस द रिवर, आई स्वयं एग्जाम्पल देते हैं। ओके, आई स्वयं अक्रॉस द रिवर, एक सेंटेंस यहाँ पे हो गया है। और दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं कि द ट्रेन पासेस थ्रू द टनल, द ट्रेन पासेस या पास्ड थ्रू द टनल। ओके, दो सेंटेंस यहाँ पे गिवन है। पहला क्या है, आई स्वयं अक्रॉस द रिवर, मैंने नदी के उस पार तैर कर गया, मैं नदी के उस पार गया, कैसे तैर कर। दूसरा द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, यानी कि जो ट्रेन है वो क्या बोलते हैं, टनल मतलब गुफा से होकर गुजरती है। देखो क्या होता है, जब हम दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं आपको, यही एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। पहली बात माने टनल की, दूसरी बात माने रिवर की। मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में एक रिवर है। ओके, ये रिवर है। ओके, ये रिवर है और नदी बह रही है, तो हमें इस पार से उस पार जाना है। जब किसी वस्तु के हम इस पार से उस पार जाते हैं तो वहाँ पे अक्रॉस का प्रयोग होता है। अक्रॉस क्योंकि हम इसे क्रॉस करके जाते हैं, उसे पार करके जाते हैं। ओके, यानी कि जहाँ पे बॉडी टचिंग होता है, जहाँ पे हमारी बॉडी टचिंग होती है, टच होती है जिस वस्तु में, जिस पर को अक्रॉस करके जाते हैं। जैसे हम रोड को अक्रॉस कर रहे हैं तो हम पैदल चलते हैं तो हमारा पैर जो होता है वो सड़क में छुआ रहता है। ओके, तो जहाँ पे बॉडी टचिंग रहती है वहाँ पे अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, और थ्रो का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे बॉडी टचिंग नहीं होती है। मान लो ये गुफा है, ये गुफा, ठीक, ये गुफा है और ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, तो ट्रेन ऐसे निकल जाएगी ना तो इस सरफेस को छुएगी ना तो इस सरफेस को छुएगी। यहाँ मतलब इस सरफेस को नहीं छुएगी, मतलब ये गुफा जो रहता है यहाँ पे किसी वस्तु से होकर गुजर रही है, वो यहाँ से होकर गुजर रही है। ओके, यहाँ से ऊपर का सरफेस उसका टचिंग नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। मूव करते हैं आगे की तरफ। उसके कहते हैं हम कम क्रॉस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि व्हेन आई वाज गोइंग टू द कॉलेज आई कम अक्रॉस माई फर्स्ट लव, यानी कि जब मैं अपने विद्यालय को, अपने कॉलेज को जा रहा था, अचानक मेरी मुलाकात मेरे पहले प्यार से हुआ, मेरी पहली प्रेमिका से हुआ। तो यानी किसी वस्तु से अगर अचानक किसी व्यक्ति से अचानक मुलाकात होता है तो वहाँ पे कम अक्रॉस का प्रयोग होता है। अगर इसके साथ सडनली का प्रयोग किया जाता है तो गलत हो जाता है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब देखते हैं किसमें अंतर देखते हैं, अपान और आन में देखते हैं। आन और अपान में क्या अंतर होता है? आन और अपान। ओके, आन मीन्स क्या होता है? पर होता है। क्लियर? आन मीन्स क्या होता है? आन मीन्स क्या होता है? पर होता है। और अपान मीन्स क्या होता है? ऊपर होता है। लेकिन किसकी अवस्था में? गतीय अवस्था में। आन मीन्स, अपान मीन्स क्या होता है? ऊपर होता है, ऊपर। लेकिन कौन सी अवस्था में? गति की अवस्था में। गति की अवस्था में, ध्यान रखना, अवस्था में। ऊपर यानी जब कोई वस्तु गतिमान होगी तो ही वहाँ पे अपान का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा अपान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? अपान मीन्स क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? आन मीन्स क्या होता है? स्थिर होता है। पर होता है, तो पर कहाँ पे होगा? स्थिर अवस्था में। कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। ध्यान रखना, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। आन मीन्स क्या होता है? पर होता है। कौन सी अवस्था में? स्थिर अवस्था में। जबकि अपान मीन्स क्या होता है? ऊपर होता है, लेकिन कौन सी अवस्था में? गति की अवस्था में। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। ओके, एग्जाम्पल पहला देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या गिवन हुआ है? पहला एग्जाम्पल समझते हैं क्या? द बुक इज ऑन द टेबल। ओके, द बुक इज ऑन द टेबल। दूसरा देखते हैं, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है। हमने कहा कि आन का प्रयोग जब कोई बस स्थिर अवस्था में होती है वहाँ पे आन का प्रयोग किया जाता है। ओके, लेकिन अपान का प्रयोग ऊपर, अपान का मतलब ऊपर होता है, लेकिन वो गतीय अवस्था में होगा, गतिमान होगी वो वस्तु। हमने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। ये आन हमारा प्रीपोजिशन है और बुक कहाँ पे रखा गया है? टेबल के ऊपर रखा गया है। जब यहाँ पे एक टेबल है बना दे रहे हैं हम, ये मान लो अपना टेबल हो गया। ओके, इसका पैर हो गया, ये टेबल का। ओके, पैर हो गया। अब बुक यही कहीं पे रखी गई है, लेकिन ये स्थिर अवस्था में है, क्योंकि टेबल तो चल सकता नहीं, सजीव वस्तु तो है नहीं कुछ चलेगा वो, इसलिए वह स्थिर अवस्था में है। और इसके सरफेस टचिंग है पूरा ये। ठीक है, ये क्या है? सरफेस टचिंग है, उसके ऊपर रखा गया है, किसी वस्तु के ऐसे ऊपर रख दिया गया है, इस तरह से सॉरी इट इज मूविंग बॉडी। ओके, ऐसे रखा हुआ है। अबे तो ये मान लो टेबल है, ये हमारी बुक है मान लो, सपोज दैट, तो ये स्थिर अवस्था में पड़ी हुई है। क्लियर? कौन सी अवस्था में पड़ी हुई? ओके, लेकिन जो क्या है यहाँ पे कैट है, कैट जंप अपॉन रैट, यानी कि जब वस्तु कोई वस्तु किसके ऊपर कूदेगी तुरंत गतिमान हो जाएगी, और गति अवस्था में हमने कहा था अपान का प्रयोग होगा। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।